हेलो नमस्कार साथियों, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर शिवोपाध्याय बायो क्लासेस। फ्रेंड्स, क्लास 9 के इस कह सकते हैं कि जो हमारा ये सीरीज चल रहा है, जैसे कि आगाज सीरीज आपने 12th में देखा है, बाजीगर सीरीज आपने 10th में देखा है, ऐसे ही हमारा ये जो सीरीज है, इस सीरीज में आपको मिला होगा कि क्लास 9 के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आप लोगों ने देख चुके हैं। और आज हम बात करने वाले हैं अपने इस सीरीज में एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक होगा जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है न्यूक्लियस। Friends, as you know that the nucleus is a very important for us, and nucleus had discovered by the Robert Brown in 1831. It is a very important because it control all the activity in our body. Especially, we can say that it's control all these things what happened in body. Clear? So it is called as the master gland. कह सकते हैं मास्टर है ये हमारे शरीर का, यानी हम कह सकते हैं ब्रेन ऑफ सेल है ये। पूरे सेल्स का ब्रेन है। जिस तरह हमारे बॉडी के ब्रेन को निकाल दिया जाए तो आप देखते हैं कि हमारा पूरा का पूरा कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर बिल्कुल खाली हो जाएगा। ऐसे ही हमारा सेल है। सेल से अगर न्यूक्लियस निकाल दिया जाए तो हमारे सेल्स की जितनी भी एक्टिविटी होती है क्या हो जाती है, कंप्लीटली बंद हो जाती है। हम देखेंगे चार चीजों से मिलकर दो से बना होता है। जैसे कि आप देखेंगे उसके चारों तरफ की जो परत होती है जिसको आप न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके अंदर आप देखेंगे तो न्यूक्लियोप्लाज्म मिलेगा। फिर आप देखेंगे आपको वहां पर कुछ क्रोमैटिन फाइबर भी मिलेंगे और न्यूक्लियोलस मिलेगा। यानी फोर थिंग्स यू कैन से दैट फाउंड अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। So one by one we can just understood to here. So please open your notes and write something whatever we will write on the board. Clear? तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, हम जो लिख रहे हैं आप उसको लिखते हुए चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिर बहुत शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे। देखेंगे इसमें 1831 में इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। क्योंकि हम बताएंगे ये क्या है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल, ठीक ना। फिर आप बता सकते हैं ऑल द मेटाबॉलिक एंड अदर एक्टिविटी ऑफ सेल is controlled by nucleus. So it's called बता देंगे इसको क्या बोल देंगे भाई। So it's called as the brain of cell, मास्टर ऑफ सेल, दोनों नाम से जान सकते हैं इसको। क्लियर यहाँ तक बात है। फिर आप इसमें बता देंगे, इसके आगे चलेंगे। इट्स फाउंड कहाँ पर? सेंट्रली, किसमें? एनिमल्स। हम सबके बिल्कुल सेल्स के बीचों बीच में पाया जाता है, लेकिन प्लांट में क्या होता है? प्लांट में आप देखेंगे तो ये साइड में होता है। आप सोचेंगे साइड में क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर वैक्यूल्स पाया जाता है। वैक्यूल्स की वजह से थोड़ा सा साइड में चला जाता है प्लांट में, लेकिन वैक्यूल्स हमारे में नहीं है, इसीलिए हमारे बिल्कुल सेंटर भाग में न्यूक्लियस पाएंगे। क्लियर है? सेंट्रली भाग पोर्शन होता है ये। अब यहाँ पर देखेंगे कितने भाग होते हैं इसके, तो लिखेंगे 4 पार्ट। चारों पार्ट्स का हम देखेंगे, वो छोटा छोटा टॉपिक है, इसको समझ लेंगे, जल्दी से इसको खत्म करेंगे। 4 पार्ट्स में अगर आपसे पूछा जाएगा तो सबसे पहले हम बता देंगे इसमें क्या हो जाएगा भाई। न्यूक्लियर न्यूक्लियर इनवेलप, क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियर इनवेलप या फिर मेम्ब्रेन के नाम से इसको लोग जानेंगे। आइए इसमें समझते हैं क्या ये न्यूक्लियर इनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्यों होता है, कैसे कहते हैं। देखिए, न्यूक्लियस के चारों तरफ की जो लेयर होती है एक प्रकार से कहेंगे बाई लेयर होती है ना, 2 लेयर से मिलकर होती है, लिपिड और प्रोटीन से, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। बाहर वाली क्या होती है? कंटिन्यूअस होती है, जिसके ऊपर आप देखेंगे तो क्यों कंटिन्यूअस होती है? क्योंकि उस पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसके ऊपर छोटे छोटे राइबोसोम चिपके होते हैं, ठीक है ना। और अंदर वाली हमारी देखेंगे स्मूथ होती है। क्लियर है? यहाँ पर लिख लेंगे क्या होता है, एक आउटर कवरिंग है इसकी न्यूक्लियस की। कैसे होती है? डबल मेम्ब्रेन होता है ये,
डबल मेम्ब्रेन होता है, किसका बना होता है? लाइपोप्रोटीन का होता है, ठीक है ना। फिर आप बता देंगे इसमें मतलब लिपिड और प्रोटीन की होती है। जो आउटर वाला होता है इस पर ईआर पाया जाता है। ईआर पर क्या चिपका रहता है? स्मॉल मैनी राइबोसोम होते हैं इसके ऊपर, ठीक ना। इनर वाला कैसा होता है बता देंगे, स्मूथ होता है। क्या होता है? स्मूथ होता है। ये दोनों लेयर जो होते हैं जिसके द्वारा से अलग किए जाते हैं उसमें आप देखेंगे उसमें स्मॉल पोर होते हैं। क्या होते हैं? एक छोटा सा स्मॉल पोर न्यूक्लियर पोर के नाम से जानते हैं। और यह न्यूक्लियर पोर हम कह सकते हैं कि जो सबस्टेंस होता है वो सेल से आउट और इन साइड में क्या करता है? हेल्प करने में मदद करता है, मीन्स हम कह सकते हैं रेगुलेट करता है। और क्या रेगुलेट होगा? साइटोप्लाज्म को रेगुलेट करता है। क्लियर है? यानी सेल का, और हम कह सकते हैं कि जो साइटोप्लाज्म होता है इन दोनों के बीच में हमारा ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है उसको दोनों को क्या करता है? एक प्रकार से बैरियर का काम करता है। क्लियर? यहाँ तक बात है। आगे देखेंगे इसमें हम लोग बात करेंगे, देखेंगे इसमें भाई ये जो पोर्स होते हैं बता दें कि बहुत सारे नंबर्स ऑफ पोर पाए जाते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे जो हेल्प किसमें करता है? ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर ऑफ सबस्टेंस ट्रांसफर ऑफ सबस्टेंस फ्रॉम सेल आउट एंड इन। स्पेशली ब्रैकेट में तो ले लीजिए क्या? साइटोप्लाज्म। क्लियर? यहाँ तक बात है। तो बहुत आसान था, मैंने आपको एक एक पॉइंट बता दिया। यहाँ पर दूसरा हम समझेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म देखेंगे। देखिए ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, सेमी फ्लूइड होता है, लिख लीजिए यहीं पर। कैसे होता है ये? ट्रांसपेरेंट है ये। फिर बता देंगे यहाँ पर ये कैसे होते हैं? सेमी सेमी फ्लूइड होते हैं। कंटेन इसमें क्या होता है? कंटेन बता देंगे a large number contain a large number of enzyme which are required, किस लिए important होता है? which are required for the synthesis and function of DNA गामा RNA। यानी डीएनए और आरएनए को बनाने में और कुछ फंक्शन करवाने में जो मदद करने वाला एंजाइम्स होता है विच आर फाउंड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म विच इज द ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड। क्लियर है? ये मामला हो गया। नहीं कह सकते कि न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला जो लिक्विड होता है वही तो न्यूक्लियोप्लाज्म है ना। रिच प्रोटीनियस, रिच एनर्जेटिक, रिच एंजाइमेटिक, ताकि ये मदद कर सके आरएनए और डीएनए को सिंथेसिस। क्लियर है बात है? आइए आगे देखते हैं इसमें। फिर आ जाएगा आपका इसमें क्रोमैटिन फाइबर। क्या हो जाएगा तीसरा? क्रोमैटिन फाइबर, ठीक है ना। या नेटवर्क भी कह सकते, नेटवर्क। बहुत आसान है ये भी, देखेंगे इसमें। देखिए जो न्यूक्लियस होता है इसमें आपको मिलेगा, न्यूक्लियस क्या होता है इसमें? क्रोमैटिन नेटवर्क एंड न्यूक्लियोलस आर प्रोटीन। क्या होते हैं ये? न्यूक्लियस आर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क होता है, ये क्रोमैटिन नेटवर्क होता है, यानी जिसको हम कह सकते हैं क्या? क्रोमा मतलब क्या होता है? कलर। क्या होता है? कलर। ये क्या होता है? क्रोमैटिन नेटवर्क इज अ टैंगल्ड फॉर्म इन ए टैंगल्ड टैंगल्ड फाइबर टैंगल्ड फाइब्रस mass of mass of thread like structure। ठीक है ना। फिर यही जो क्रोमैटिन फाइबर है, यानी ये जो क्रोमैटिन फाइबर होते हैं
ये क्या करते हैं इसमें? हाँ, यही क्रोमेटिन फाइबर आपस में कंपोज करके क्या बनाएंगे भाई? क्रोमोसोम बनाएंगे। क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम। तब ये दिखाई पड़ता है जब सेल डिवीजन होता है। क्या चलता है? जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के दौरान ये क्रोमेटिन फाइबर आपस में कंडेंस होकर क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम। यानी हम कह सकते हैं जो क्रोमोसोम होता है किस चीज से मिलकर बना होता है? तो बता देंगे क्रोमोसोम हमारा प्रोटीन से, है ना, प्रोटीन से बता देंगे, और डीएनए। ठीक है ना। ये हमारा जो होता है मिल करके इसको निर्मित करता है, यानी बता देंगे ये हमारा क्रोमोसोम को बनाता है। क्या मामला हमारा समझ में आ रहा है? और यही हमारा जो क्रोमोसोम और हो जाता है, ये क्या करता है? कैरेक्टर्स को कैरेक्टर्स को वन जनरेशन से क्या करता है? अदर में ले जाने का काम करता है। ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक चीज मिलेगा कि इसी क्रोमोसोम पर आप देखेंगे छोटे छोटे चिपके होते हैं। डीएनए पर क्या चिपके रहते हैं? जीन चिपके होते हैं। तो हम लिख देंगे उससे क्या बोलते हैं? जीन कहते हैं। जीन को हम बता सकते हैं कि जीन इज अ सेगमेंट ऑफ द डीएनए which carry a character of one generation to another generation is called as the heredity। यानी जीन ही आगे कैरेक्टर को ले जाकर के क्या बनाता है? हेरिडिटी करेगा, यानी हेरिडिटी जैसे लक्षण को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ गया? तो ये हो जाता है हमारा हेरिडिटी की बात। क्लियर? यहाँ तक बात है। चलिए अब इसमें एक लास्ट इसमें बचा होगा न्यूक्लियोलस के बारे में देखेंगे क्या है न्यूक्लियोलस। उसका चौथा पार्ट होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर उसको बताएं। ओके फ्रेंड्स, तो अगला वाला हमारा भाग होगा न्यूक्लियोलस। आप जानते हैं कि डेंस होता है तो लिख लेंगे यहाँ पर कैसा होता है ये? डेंस होता है, राउंडेड होता है ना। आगे इसमें बता देंगे हम लोग कहाँ से अटैच करता है। तो अटैच करेगा क्रोमेटिन फाइबर पर। फिर आप बता देंगे इसको ये मैनी हो सकते हैं, यानी कि एक ही नहीं हो सकता है, बहुत सारे इसमें न्यूक्लियोलस आपको न्यूक्लियस में देखने को मिल सकते हैं। क्लियर बात है यहाँ तक? अगली बात इसमें आप बताएंगे इसका कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, ये मेम्ब्रेन लेस होता है, यानी किसी भी प्रकार का मेम्ब्रेन इसके ऊपर बाउंड करने वाला अधिकार नहीं पाया जाता है। ठीक है ना। किससे बने होते हैं ये भी आप बता देंगे। इसमें क्या होता है? रिच प्रोटीन एंड क्या होता है? डीएनए। प्रोटीन और आरएनए क्या होता है? प्रोटीन और आरएनए की संख्या आपको देखने को ज्यादा मिल जाएगी। तो ये काम होता है हमारे न्यूक्लियोलस का। समझ में आ गया ना? हमने आपने देखा कि कैसे होते हैं, डेंस होते हैं, राउंड होता है, इसमें ज्यादा गाढ़ा होता है, जिसके अंदर क्या होता है? ये अटैच होता है क्रोमेटिन फाइबर से जाकर के, जिसमें रिच प्रोटीन होता है, और कुछ इसमें मेम्ब्रेन जो होते हैं किसी प्रकार के इसकी बाउंडेड नहीं होते, तो मेम्ब्रेन लेस होता है। आरएनए प्रोटीन से तो बनेगा ही। आप यहाँ देख सकते हैं ये पूरा का पूरा हमारा डबल मेम्ब्रेन डीएनए है, जिसमें ये सब जो धागे पड़े हैं इसको थ्रेड को बोलते हैं, क्रोमेटिन फाइबर होता है ये बीच में, ये हमारा क्या कहलाता है? न्यूक्लियोलस कहलाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारा जो यस यार है, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिस पर किसी प्रकार का राइबोसोम चिपका नहीं होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारा राइबो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, लेकिन इसके ऊपर क्या चिपका है? ये हमारा राइबोसोम चिपका होता है। डबल मेम्ब्रेन पर आप देखेंगे कि ये जो हमारा अंदर वाला है इनर मेम्ब्रेन है, बाहर वाला हमारा क्या कहलाता है? आउटर मेम्ब्रेन होता है। बीच में जो गैप होता है, छोटा सा पोर बना होता है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियो पोर कहा जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो लिक्विड भरे होते हैं उसको न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया इतनी बातें? और ये हमारा हो जाता है पूरा का पूरा एक डीएनए का स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसके ऊपर राइबोसोम होता है। राइबोसोम आप जानते हैं क्या करता है? प्रोटीन को सिंथेसिस करने का काम करता है, प्रोटीनियस नेचर होता है। अब इसमें हम देख लेंगे एक लाइन फंक्शन इसका बता दें क्या काम है इसका। देखेंगे फ्रेंड्स इसमें बहुत आसान है, बताएंगे ये क्या करता है। ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भाग लेता है। पहली बात है आपको समझ आएगा, शरीर में जितनी भी एक्टिविटी चल रही है मेटाबॉलिक सब में क्या करता है? यही जिम्मेदार होता है। फिर आप बता देंगे कि ये हमारे शरीर में स्पेशली रिप्रोडक्शन
मेटाबॉलिज्म, एंड बता देंगे यहाँ पर बिहेवियर। ये जो काम हो रहा है ये भी कहीं ना कहीं न्यूक्लियस के द्वारा ही किया जाता है। और ये सारी हरकतें, और ये स्पेशली सेल डिवीजन, में इसका जो एक रोल होता है, क्या करता है, रोल ये प्ले करता है, ठीक है ना। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टर ऑफ सेल या ब्रेन ऑफ सेल ग्रुप में इसको जानते हैं, ठीक है। मास्टर कहिए या फिर डायरेक्टर, मास्टर कहिए फिर डायरेक्टर, समझ में आ गया। यानी एक कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जो सेंट्रल रोल होता है उसका, सेंट्रल रोल ऑफ सेलुलर रिप्रोडक्शन, यानी आप देख पा रहे होंगे कि हमारे शरीर में जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है उस एक्टिविटी में ये बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। हमारे शरीर में रिप्रोडक्शन जो होता है यानी मेटाबॉलिज्म जो होता है, और जो हमारे शरीर का बिहेवियर, व्यवहार होता है, ये भी कहीं ना कहीं कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस करता है। सेल डिवीजन में सबसे बड़ा इसका रोल होता है, और सेल डिवीजन होना ही बताता है कि आपकी जनरेशन आगे कैसे जाएगी, कौन सा कैरेक्टर लेकर जाएगी। यानी समझ लीजिए कि रिप्रोडक्शन सेंट्रल रोल का था, रिप्रोडक्शन में मदद करता है, सेलुलर रिप्रोडक्शन वो भी देखिए। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टर कहिए या मास्टर कहिए, या फिर हम ब्रेन ऑफ सेल ग्रुप में न्यूक्लियस को जानते हैं, जो कि रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में क्या कहता बताया था कि हमारे शरीर का इंपॉर्टेंट भाग होता है। तो ये हमारा जो एक प्रकार से सेल होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके बारे में आपने देखा, चारों भाग का नाम आपने देखा, न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जाना गया, इसमें क्रोमेटिन फाइबर देखा आपने, इसमें आपको न्यूक्लियोलस मिल गया है और न्यूक्लियोप्लाज्म मिल गया। इन्हीं चारों भागों को लेकर के हमने इस फिगर में ड्रा कर दिया है, और यह चार भाग आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आपका पूरा न्यूक्लियस का जो है कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। बिना न्यूक्लियस के कल्याण होना ही नहीं है। शरीर में अगर न्यूक्लियस नहीं है सेल में, मान लीजिए सेल डैमेज हो गया, न्यूक्लियर डैमेज हो गया, तो जान लो कि आदमी के उस शरीर में उस सेल का कोई महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि न्यूक्लियस है तो ही कोई एक सेफ साइज और एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसके अंदर मेंटेन करके रखा है। तो न्यूक्लियस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है अलग अलग चीजों के लिए। जिस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक प्रकार से वेरिएशन के लिए जिम्मेदार है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक प्रकार से कैरेक्टर को प्रिजर्व करता है ना, तो उस कैरेक्टर को प्रिजर्व करने का काम और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने का काम हमारा शरीर के अंदर पाए जाने वाले सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो चीज उसके लिए मुख्य जिम्मेदार होते हैं, ऐसे हमारे शरीर का न्यूक्लियस है। ये अगर है तो सारी चीजें संभव है, ये नहीं है तो जान लीजिए कुछ भी संभव नहीं। क्लियर है फ्रेंड्स। तो चलिए बस इतना एक छोटा सा टॉपिक था, आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, भूलेंगे नहीं, और बढ़िया सा नोट्स बनाएंगे, जबरदस्त तरीके से इसको अध्ययन करिए। कहीं भी कोई क्वेश्चन डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालेंगे, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप का एक लिंक मिल रहा है, तो वहां पर आप जाकर के ज्वाइन हो जाए, जिससे आपको इसका बाकायदा बेहतर तरीके से हैंड राइट आपको क्या मिलेगा, पीडीएफ में नोट्स मिल जाएगा, आपको नोट भी वहां से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, लेट नहीं करेंगे, आइए हम लोग इसको कंप्लीट कर ही चुके हैं। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।